मान लीजिए कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है एंड थीटा है, एंड ये सपोज करिए मास m है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू मैं म्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ पर mg sin थीटा इस डायरेक्शंस में लगेगा एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शंस में लग रहा है, एंड इधर आपकी नॉर्मल रिएक्शंस है और ये आपका mg है जिसकी एक कंपोनेंट को हमने लिखा है, और इस डायरेक्शंस में mg cos थीटा लग रहा है, यानी कि एंड इस डायरेक्शंस में बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है ए एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशंस है दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा एंड माइनस म्यू एन, एंड म्यू एन की जगह पर यहाँ पर mg cos थीटा लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर m थ्रू आउट कैंसिल हो गया, तो अगर आप g कॉमन ले लें तो साइन थीटा एंड माइनस म्यू कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ सकती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस, डाउनवर्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन। अगर बॉडी को सपोज करिए कि हम बॉटम से अपवर्ड डायरेक्शंस में थ्रो कर देते हैं, अगर सपोज करिए इसी में अगर इसको किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शंस में थ्रो कर देते हैं, तो इस केसेस में फिर से मान लीजिए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस म्यू है, तो इस केसेस में आपका दोनों फोर्स, अगर इसकी मास m है तो इस डायरेक्शंस में mg sin थीटा तो पहले लग ही रहा था, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू भी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट करना शुरू करेगा, एंड ये नॉर्मल रिएक्शंस है एंड दिस इज योर mg cos थीटा। इसका मतलब इस केसेस में जो रिटार्डेशन जनरेट होगी, क्योंकि आपका वेलोसिटी के अपोजिट है तो रिटार्डेशन जनरेट होगा, इसका मतलब इस केसेस में जो एक्सेलरेशंस की मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ mg sin थीटा एंड प्लस f डिवाइडेड बाय m, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो g sin थीटा एंड प्लस म्यू कॉस थीटा आ जाएगा। अगर आप नीचे से ऊपर थ्रो किए हैं तो एक्सेलरेशंस अपोजिट है मोशन के, ये रिटार्डेशन के फॉर्म में है और उसकी मैग्नीट्यूड जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा आएगा। तो आपको ये वाली वैल्यू की नीड पड़ेगी आगे, आप स्टूडेंट चाहे तो इसको रिकॉल रख सकता है कि डॉन द प्लेन एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, एंड अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपकी जो mg sin थीटा है एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पर एक्सेलरेशन फॉर्मेट रिटार्डेशंस होगा। एंड यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके मान लीजिए जीरो वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो मिनिमम इतना फोर्स आपको अप्लाई करना होगा उसको अप करने के लिए, यानी कि मिनिमम फोर्स टू लिफ्ट द बॉडी अप विल बी इक्वल टू mg sin थीटा एंड प्लस एफ, ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज द मिनिमम फोर्स टू लिफ्ट द बॉडी अप, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको फ्रिक्शंस इस डायरेक्शंस में लग रहा है, फ्रिक्शंस इस डायरेक्शंस में लग रहा है, और फ्रिक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम कलेक्ट कर लें तो दैट इज द म्यू एन, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.2 एन इंटू 2 एन इंटू जी, एंड जी की वैल्यू अगर 10 ले लें तो इसकी वैल्यू 4 न्यूटन आ गया। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 4g लग रहा है और यहाँ पर टेंशन T इस डायरेक्शंस में लग रहा है, इस डायरेक्शंस में टेंशन T लग रहा है। अब यहाँ पर अगर आप दोनों ब्लॉक को मिला करके एक सिस्टम मान लो, तो सिस्टम की जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, अगर आप देखें तो सिस्टम की नेट एक्सटर्नल फोर्स 4g माइनस एफ है। अगर आप इसको और इसको मिलाकर के एक सिस्टम मान लें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका 4g एंड माइनस एफ मैक्स, ये नेट फोर्स है। तो एक्सेलरेशंस की वैल्यू को डिवाइडेड बाय नेट मास आपका 6 ऐसे निकाल सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 40 एंड माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय 6, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे फ्री बॉडी डायग्राम में नेट फोर्स इन द डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं इसमें। जैसे अगर मैं 2 kg के लिए लिखूं,
अगर मान लीजिए 2 kg के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में T लग रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ पर 2G है एंड इसकी नॉर्मल रिएक्शन N1 है और दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ द एक्सेलरेशन। हम लोगों ने क्या किया था कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शंस में नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते थे एंड एक्सेलरेशंस के डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो बैलेंसिंग फोर्स है, वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो यहाँ पर N1 2G के बराबर है। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो हम T माइनस एफ इक्वल टू 2a लिखेंगे एंड दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट रिलेशंस नहीं है, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। एंड अगर 4 kg के लिए लिखें तो 4g माइनस टी इक्वल टू 4a लिखेंगे। अगर इसको ऐड करेंगे तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, 4g एंड माइनस एफ इक्वल टू 6a आ जाएगा। तो आपका वही इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आप फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पर इक्वेशन लिख करके भी कर सकते हैं। ये रिजल्ट ये हम लोगों ने किया है, रिजल्ट सेम आएगा। एंड इस केसेस में हमने डायरेक्टली कह दिया कि 4g माइनस एफ इज द नेट पुलिंग फोर्स, उसको नेट मास से मल्टीप्लाई करके एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। लेकिन इसी में सपोज करिए कि मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर फिर से ये 4 kg की ब्लॉक है एंड यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिर से 0.2 है एंड मान लीजिए कि हमने इनिशियली इसको 10 मीटर पर सेकेंड इधर थ्रो कर दिया है। तो अब अगर देखेंगे तो इस केसेज में आपका पहले की तरह ये 4G लग रहा है, यहाँ पर टेंशन लग रहा है T और इस डायरेक्शन में टेंशन T लग रहा है, लेकिन अब मोशन इस डायरेक्शन में है तो श्योरली फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा, यानी कि फ्रिक्शंस के भी डायरेक्शंस इधर हो जाएगा एंड इसके लिए ये दोनों मिलकर के रिटार्डेशंस करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी तब तक आपका ये इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा और फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में होगी। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इक्वेशन अगर लिखें, अगर फिर से मान लीजिए आप इक्वेशन लिखना चाहते हो तो अगर इस डायरेक्शंस में एक्सीलरेशंस है तो ये इस मोशन के लिए रिटार्डेशंस हुआ एंड दिस इज द ए। तो आप क्या लिखोगे, 4g माइनस टी इक्वल टू 4a एंड t प्लस एफ इक्वल टू 2a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो 40 एंड प्लस एफ मैक्स की वैल्यू 4 न्यूटन है, तो ये 44 एंड इक्वल टू 6a आ गया, यानी इसकी वैल्यू 22/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को जीरो होने में कितना टाइम लगा वो निकाल सकते हैं। तो v इक्वल टू अगर हम u प्लस AT लिखें तो फाइनली 0 10 एंड माइनस इसके लिए 22/3 इंटू टी, सो t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 22 सेकेंड। इसके इतने सेकंड के बाद वेलोसिटी जीरो हो गया। अब वेलोसिटी जीरो होने के बाद यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गया एंड यहाँ पर फिर से वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, एक्सेलरेशन फिर से इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फ्रिक्शन फिर से इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई हमने पहले डिस्कस किया है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शंस है, वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है, वेरिएबल होती है। तो जैसे स्टार्टिंग में मोशन इधर था तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा था, लेकिन अब मोशन जैसे ही जीरो वेलोसिटी के बाद इस डायरेक्शन में शुरू होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, for the situation shown in the figure find tension in the string। तो इसमें तो सिचुएशन तो नहीं है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। तो इस केसेस में इस कॉर्ड में टेंशन कितना है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये। तो अब अगर देखेंगे, सपोज करिए कि हम यहाँ पर जो फ्रिक्शंस लग रहा है उसकी वैल्यू को हम F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर जो फ्रिक्शंस लग रहा है उसको हम F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये F2 है। तो यहाँ पर अगर F1 की मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू हो गया म्यू
एन की जगह पर mg, तो ये कितना आ जाएगा, 90 न्यूटन आ जाएगी। एंड F2 की मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें तो F2 की मैक्सिमम वैल्यू 0.3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड मल्टीप्लाइड बाय g, तो ये आपका 60 न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो आप फिर से जो है इसको एक सिस्टम एज्यूम करो, तो सिस्टम की जो नेट ड्राइविंग फोर्स है जो खींचने की कोशिश कर रहा है वो 120 माइनस 100 है। दिस इज द नेट अप्लाइड फोर्स ऑन द सिस्टम जो उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये आपका जो अपोजिंग फोर्स है वो 90 एंड प्लस 60, ये मैक्सिमम ऐसा हो सकता है। तो आपका जो 20 ड्राइविंग फोर्स है वो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स के लेस है। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है। फिर से देखिए कि आप अगर 120 न्यूटन से इसको खींचने की कोशिश करोगे और लेट थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो वो 90 होगा, तो श्योरली 90 तो होगा, लेकिन यहाँ पर 100 न्यूटन लगाए हैं और मैक्सिमम 60 होगा। तो नेट अगर सिस्टम को मान के चलेंगे तो ये बॉडी रेस्ट में है क्योंकि टोटल ड्राइविंग फोर्स टोटल अपोजिंग फोर्स से लेस है। अब यहाँ पर जो F1 की वैल्यू है, F1 की वैल्यू 0 टू 90 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकता है, और F2 की वैल्यू 0 टू 60 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अब ए पर जो फ्रिक्शंस है वो लिमिटिंग में है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं कि ए की लिमिटिंग फ्रिक्शंस है, मान लीजिए, तो अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं और ए मान लेते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शंस में है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन और इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है F1। तो अगर मान लेते हैं कि ये रेस्ट में है और F1 लिमिटिंग में है, तो इसका मतलब T प्लस F1 मैक्स इक्वल टू हो गया 120 न्यूटन एंड इसकी वैल्यू 90 है, इसका मतलब T का वैल्यू 30 न्यूटन आ गया। अब अगर T की वैल्यू 30 न्यूटन लें तो ब्लॉक बी की सिचुएशन देखते हैं कि ब्लॉक बी में इस डायरेक्शन में टेंशन और इस डायरेक्शन में F2 और इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन। तो यहाँ पर T प्लस F2 का वैल्यू 100 न्यूटन गिवन है, तो एंड T हमारा 30 न्यूटन है, तो F2 की वैल्यू आ जाएगा 70 न्यूटन, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि F2 की मैक्सिमम वैल्यू 60 न्यूटन है। इसका मतलब आपका जो ए ब्लॉक है वो उसने अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अचीव नहीं किया है, बी ब्लॉक अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अचीव किया है। ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये क्वेश्चन लिया है हमने। पहले देखिए टोटल ड्राइविंग फोर्स के बेसिस पर, टोटल अपोजिंग फोर्स के बेसिस पर हमने ये कंक्लूड किया कि बॉडी रेस्ट में है। अब उसके बेसिस पर फ्रिक्शंस वेरिएबल है, ये 0 टू लिमिटिंग के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मान लेते हैं कि ए अगर लिमिटिंग में है तो ए लिमिटिंग में होगा, तो टेंशन 30 न्यूटन आ रहा है एंड टेंशन 30 के बेसिस पर बी की जो फ्रिक्शंस है वो 70 न्यूटन आता है, जो कि लिमिटिंग से ज्यादा है। दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग एजम्पशंस। अब अगर बी को सपोज करिए कि आप लिमिटिंग लेते हो, अगर हमने बी को लिमिटिंग ले लिया तो यहाँ पर 100 न्यूटन लग रहा है और ये टी है और बी की लिमिटिंग वैल्यू 60 न्यूटन है, तो इससे आपको टेंशन की वैल्यू 40 न्यूटन आ जाएगा और ये पॉसिबल है। और यहाँ पर अगर देखें टेंशन की वैल्यू अगर 40 न्यूटन होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू 80 न्यूटन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर ए के लिए देखें तो ए वाले केसेज में टेंशन अगर सपोज करिए 40 न्यूटन है और यहाँ पर 120 न्यूटन है और यहाँ पर फ्रिक्शंस F1 है, तो F1 की वैल्यू 80 न्यूटन आएगा, जो कि पॉसिबल है क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 90 न्यूटन है। तो आपको इस तरह से एजम्पशंस के बेसिस पर इस क्वेश्चंस को करना होगा। नेक्स्ट देखिए कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू के कारण m मास की ब्लॉक, कैपिटल नीचे वाली ब्लॉक जैसे ही अपनी मोशन को स्टार्ट करता है
तो इस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशंस आ गया, जिसके कारण फ्रिक्शन अपीयर होगा, जो फ्रिक्शंस रिलेटिव मोशंस को अपोज करेगा। इसका मतलब आपका अपर सरफेस पर यहां पर फ्रिक्शंस इस डायरेक्शंस में लग रहा है और यहां पर फ्रिक्शंस इस डायरेक्शंस में लग रहा है। तो मान लीजिए कि दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन ए है, ये कॉमन एक्सीलरेशन है। तो हमें कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू force that can be applied on M so that the two blocks move together। तो यहां पर देखेंगे तो जैसे जैसे हम इस F फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, यानी कि फ्रिक्शंस अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अगर अचीव कर लेगा तो उस केसेस में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसके बेसिस पर अगर आप M ब्लॉक का देखें तो यहां पर mg इस डायरेक्शंस में लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में लग रहा है, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शंस में है, तो फोर्स एंड एक्सीलरेशंस की वैल्यू इस डायरेक्शंस में है। तो इसके लिए इक्वेशन अगर लिखेंगे तो n माइनस एम जी विल बी इक्वल टू 0, यानी कि n की वैल्यू mg है और f इक्वल टू एफ मैक्स इक्वल टू एम ए लिखेंगे। तो यहाँ पर म्यू n यानी कि म्यू एम जी इक्वल टू एम ए लिखेंगे। तो m और m कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू म्यू जी आ जाएगा। अब नीचे वाले के लिए देखेंगे तो f माइनस एफ इक्वल टू एम ए लिखेंगे। तो यहाँ पर एफ मैक्स एंड इसकी वैल्यू म्यू एन हो जाएगा इक्वल टू एम ए, और एन की वैल्यू एम जी आपको दिया हुआ है, तो एफ मैक्स की वैल्यू इक्वल टू म्यू एम जी एंड प्लस एम म्यू जी। यहाँ पर अगर म्यू जी कॉमन ले लें तो ये m प्लस एम आ सकता है, यानी कि मैक्सिमम फोर्स acting on the block M so that the two blocks will move together। अब इसी को आप दूसरे तरह से ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम केसेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये M मास का बॉडी है, ये M मास का बॉडी है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस म्यू है, एंड यहाँ पर सरफेस स्मूथ है, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शंस नहीं है। अब यहाँ पर फोर्स हम इस डायरेक्शंस में लगा रहे हैं। तो फिर से क्वेश्चन वही है कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन एम। तो यहाँ पर स्मॉल एम लिख देंगे, यहाँ पर स्मॉल एम, सो दैट द टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। कंडीशन सेम है। अब यहाँ पर देखिए कि जब फिर से आप एम मास पर फोर्स लगाए हैं तो ये जैसे ही मोशन में आएगा, इस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशंस आएगी, तो फिर से फ्रिक्शंस अपीयर होगा एंड फ्रिक्शंस उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले पर फ्रिक्शंस इस डायरेक्शंस में लग रहा है, नीचे वाले पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शंस में लग रहा है, एंड दोनों एक कॉमन एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है। तो अगर आप नीचे वाले के लिए देखोगे, अगर मान लीजिए अगर हम कैपिटल एम को देखें तो यहाँ पर इस डायरेक्शंस में एक नॉर्मल रिएक्शंस लग रही है, इसकी एम जी है, एंड यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस मान लीजिए N1 है, एंड इस डायरेक्शंस में फ्रिक्शंस है और इस डायरेक्शंस में उसकी एक्सेलरेशंस है। और फ्रिक्शंस मैक्सिमम फोर्स के लिए फ्रिक्शंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुका है। तो इस केसेस में अगर देखोगे, अब अगर देखेंगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस विल बी इक्वल टू एम ए, एंड ये म्यू एन है, और एन की वैल्यू यहाँ से आपको निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू एम जी है, वैसे यहाँ पर देखोगे अगर तो ये m मास का बॉडी है, यहाँ पर mg इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, एंड नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, एंड एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शंस में लग रहा है, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शंस में लग रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू mg है, तो म्यू mg इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से a इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय m आ सकता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशंस,
एंड इसके लिए अगर इक्वेशन लिखें तो आप लिख सकते हो F माइनस एफ इक्वल टू एम ए। अब इस केसेस में कह रहा है कि इस पर मिनिमम फोर्स कितना लगाएंगे सो दैट द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशंस। तो अगर यहाँ पर लगाओगे, मान लीजिए ऐसा लगाओगे, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में है, इसकी मास m है, तो यहाँ पर mg इस डायरेक्शंस में लग रहा है। तो यहाँ पर जो स्टार्ट करने के लिए f जो है वो एफ मैक्स के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये म्यू एन के बराबर होना चाहिए, यानी कि म्यू एम जी होना चाहिए। तो इस फोर्स को अगर हॉरिजेंटली लगाएंगे तो बॉडी मोशन अपना स्टार्ट कर लेगा, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक मिनिमम पॉसिबल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सो दैट द ब्लॉक जस्ट मूव्स। तो ये मिनिमम फोर्स नहीं है। मिनिमम फोर्स लगाने के लिए फ्रिक्शंस को कम करना पड़ेगा, फ्रिक्शंस को कम करने के लिए नॉर्मल रिएक्शंस को कम करना पड़ेगा। तो अगर सपोज करिए कि इसी में अगर लेट ये एम मास का बॉडी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है एंड फोर्स आपने इस डायरेक्शंस में लगाया है, सपोज करिए थीटा एंगल पर, तो इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा एंड इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट हो जाएगी कितना, एफ साइन थीटा। और यहाँ पर एम जी इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है एंड नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में लग रहा है। तो इस केसेस में एन एंड प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। तो इस केसेस में n का वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, तो मिनिमम फोर्स टू स्लाइड द ब्लॉक एफ कॉस थीटा इक्वल टू होना चाहिए एफ के, और एफ हमारा म्यू एन है, और म्यू एन की जगह पर आप लिख सकते हो एम जी एंड माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा एंड प्लस म्यू साइन थीटा। अब इसको मिनिमम करने के लिए आपका डिनोमिनेटर, इस फोर्स को मिनिमम करने के लिए आपका जो डिनोमिनेटर है यानी कि कॉस थीटा एंड प्लस म्यू साइन थीटा, ये मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम तब होगा जब इसकी डिफरेंशिएशंस डी बाई डी थीटा कॉस थीटा एंड प्लस म्यू साइन थीटा ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर से देखिए, हमारा फोर्स की वैल्यू तो जरूर ये आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है मिनिमम फोर्स चाहिए। तो मिनिमम के लिए आपका डिनोमिनेटर जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा एंड प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया। इससे आपका टेन थीटा की वैल्यू म्यू आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू म्यू आ गया। अब अगर देखोगे तो आपका ये थीटा है, ये अगर थीटा है ये म्यू है, तो ये 1 होगा एंड ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो कॉस थीटा नाउ एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी एंड कॉस थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, एंड साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं म्यू डिवाइडेड बाय म्यू पहले से है तो म्यू एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट। तो 1 ये क्या आ गया, एफ इजकल टू म्यू एम जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, तो ये आ जाएगा म्यू एम जी एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा आ सकता है। तो आपका फोर्स मिनिमम ऐसा आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए कि इस सिचुएशंस में डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जैसे मान लीजिए कि हम ए वाली फिगर ले रहे हैं, तो अगर हम ए वाले में देखें तो यहाँ पर 5 kg का एक ब्लॉक है, ये 5 kg का है, और इस डायरेक्शंस में आप फोर्स लगा रहे हो 100 न्यूटन की,
एंड यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस है उसकी वैल्यू 0.2 दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पर इस वाले केसेस में अगर देखें तो 5G फोर्स नीचे लग रहा है, ये इस ब्लॉक के पैरेलल ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए फ्रिक्शंस की डायरेक्शंस इस डायरेक्शंस में होगा और उस फ्रिक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू को अगर कलेक्ट करें तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन एंड यहाँ पर जितने फोर्स करेंगे तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू होगी वो 100 न्यूटन होगा। इस केसेस में एन की वैल्यू 100 न्यूटन है तो एफ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड ये 20 न्यूटन आ गया। अब अगर देखेंगे तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 50 न्यूटन है और फ्रिक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 20 न्यूटन है। इसका मतलब इस केसेस में फ्रिक्शंस की वैल्यू 20 न्यूटन होगा अपवर्ड डायरेक्शंस में, क्योंकि आपका जो ड्राइविंग फोर्स है इसका मतलब इस केसेस में बॉडी मोशन में है, बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्सीलरेट करेगा 50 - 20 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब इस केसेस में बॉडी की एक्सीलरेशंस को भी ले सकते हो कि 50 - 20 ये नेट फोर्स हो गया एंड डिवाइडेड बाय मास 5 ऐसा बोल सकते हैं इसमें। लेकिन आप दूसरा वाला केसेस देखो, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। आप दूसरे वाले केसेस को देखिए, यहाँ पर 500 न्यूटन की एक फोर्स लग रहा है। इस वाले केसेस में ये फोर्स लगा रहा है 500 न्यूटन एंड फिर से इसकी 5 kg है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सेम दिया हुआ है 0.2। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स फिर से 5G है और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तो पहले फ्रिक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू को कलेक्ट कर लेते हैं। फ्रिक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू को अगर देखें तो हम फिर से म्यू एन लिखेंगे। म्यू की वैल्यू 0.2 है और ये 500 है, तो एक जीरो अगर कैंसिल हो गया तो ये 100 न्यूटन आ गया। फ्रिक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू 100 न्यूटन पॉसिबल है सेकंड केसेस में। आपका नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में लग रहा है जिसकी वैल्यू 500 न्यूटन के बराबर है। अब यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है वो 50 न्यूटन है और फ्रिक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू 100। नेक्स्ट केसेस में देखिए, नेक्स्ट केसेस में देखो कि 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर यहीं पर मैं कर देता हूँ कि ये 100 cos 30 इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड इस डायरेक्शंस में जो फोर्स लग रहा है वो 100 sin 30 लग रहा है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होगा, तो इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड नीचे की तरफ 5G लग रहा है जो कि 50 न्यूटन के बराबर है। इसका मतलब ये 50 न्यूटन एंड ये 50 न्यूटन एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स इस केसेस में 0 हो गया, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस केसेस में 0 हो जाएगी। इस केसेस में फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जितना 5G फोर्स नीचे लगा रहा है इस फोर्स का कंपोनेंट उतना ही ऊपर डायरेक्शंस में लग रहा है, इसीलिए नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, इसमें फ्रिक्शन लगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 100 cos 30 न्यूटन उसको प्रेस किए हुए रहेगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर का जो मेन मकसद है कि आप लॉज ऑफ मोशंस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके सारे पॉइंट्स को क्विकली हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जेईई मेन एंड नीट के एस्पिरेंट्स के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो एंड क्विकली रिवाइज हो जाती है और आप सारे कंसेप्ट उसमें आ जाता है एंड उसका अप्लाई कैसे करते हैं वो वाली डिस्कशन भी इसमें हो जाती है। तो नीट एंड जेईई मेन के एस्पिरेंट्स के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है एंड स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।